अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 13 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चनेयर डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, चूँकि ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है इसीलिए इसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी लेक्चर 13 से लेके लेक्चर 18 तक हम क्वेश्चनेयर डिज़ाइन के मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे। So we are starting lecture 13 questionnaire design part 1. First of all, questionnaire की definition अगर आप देखें, it is a formalized set of questions for obtaining information from respondents. यानी simple words में हम कह सकते हैं कि ये एक data collection tool है और बहुत सारे methods हमने data collection के पढ़े हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चनेयर जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फोकस ग्रुप पढ़ा था, तो फोकस ग्रुप में जब आप रिस्पोंडेंट से मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तो आपके सामने एक सर्टन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मौजूद होती है, उसे हम क्वेश्चनेयर कह सकते हैं। इसी तरह से जब आप डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें भी पहले से आपके पास क्वेश्चनेयर मौजूद होता है, जिसे इंटरव्यू प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपने पढ़ा था ओपिनियन सर्वे, कि हम मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी चंद सवाल हम अपने पास पहले से लिख के रख सकते हैं, वो भी क्वेश्चनेयर है। सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो सर्वे में होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो चाहे हम फ़ेस टू फेस जो डेटा है वो कलेक्ट करें या टेलीफोनिकली करें, या हम गूगल फॉर्म्स के ज़रिए करें, स्काइप के ज़रिए करें या मेल के ज़रिए करें, तो हम एक क्वेश्चनेयर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इवन जब आप ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और ख़ास तौर पे स्ट्रक्चर्ड ऑब्ज़र्वेशन, तो उसमें भी पहले से जिन वेरिएबल्स को आपने ऑब्ज़र्व करना है उनकी लिस्ट बना लेते हैं, इसे भी हम क्वेश्चनेयर कह सकते हैं। तो एक टिपिकल जो क्वेश्चनेयर है वो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन है, किस तरीके से सवाल लिखे हुए हैं, स्केल्स जो है वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ना है आगे। पहले हमें समझना है कि क्वेश्चनेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी। सबसे पहली बात तो ये कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो प्राइमरी डेटा है उसकी कलेक्शन के लिए ये एक मेजर टूल है। इसके अलावा भी टूल्स हैं, लेकिन ये एक मेजर या प्राइमरी टूल कहलाता है। फिर क्वेश्चनेयर के ज़रिए हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वे से मुराद ये है कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं सबको एक ही तरह का क्वेश्चनेयर दिया जाएगा, सवाल भी वही होंगे, सवालों की तरतीब भी वही होगी, जो स्केल आपने यूज़ किया है वो भी सेम होगा। तो जब हमारे पास डेटा आएगा तो वो भी एक स्टैंडर्डाइज वे में, एक सीक्वेंस में मौजूद होगा वो। फिर जब हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं तो इंटरव्यूज़ में भी ये स्टैंडर्डाइजेशन और जो कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा है, मुख्तलिफ लोगों से जब आपने इंटरव्यू किया और उनके मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज आए तो उसको कंपेयर करने में भी आसानी है, क्योंकि अगेन जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक सीक्वेंस में होंगे और वो सीक्वेंस भी एक ख़ास है। पहले हम इजी और फ्रैंक क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्रेंडली क्वेश्चंस पूछते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ हमारा एक रेपो बिल्ड हो जाए। फिर ये हमारी जो स्पीड और एक्यूरेसी है इंटरव्यूज़ की, उसको बढ़ाता है। स्पीड इसलिए कि जब हमारे सामने क्वेश्चंस लिखे होंगे तो हमें आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतने टाइम में मिलेगा, तो ये मुकम्मल इंटरव्यू जो है वो अपने टाइम के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको नोट करने में भी आसानी होगी, और अगेन नोट करने के बाद जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, हम उसकी जो उसको डिस्क्राइब करेंगे आंसर्स को, तो उसमें भी आसानी होगी। इस चीज़ को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो चाहे क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव हो, दोनों केसेस में क्वेश्चनेयर इसके एनालिसिस को, इसकी प्रोसेसिंग को आसान कर देगा। क्वेश्चनेयर डिज़ाइन की हम दो मेजर कैटेगरीज बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि
जो रिसर्चर है उसे एक्सप्लोरेटरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी इससे मुराद है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है और इसका मकसद किसी प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो लेनी है। या हमने क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है ताकि हम जो हाइपोथेसिस बनाए हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में उनको टेस्ट किया जा सके। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के ऊपर क्वेश्चनियर का डिज़ाइन भी बेस करेगा। जी, एक अच्छे क्वेश्चनियर की क्या क्या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो आपके सामने मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि इसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना चाहिए, जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है वो मकसद पूरा करे। दूसरा ये कि ये हमें एक कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारी ज़रूरत की नहीं है या इनकम्प्लीट है, वो उस इन्फॉर्मेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये रिस्पोंडेंट्स को एक ईज़ प्रोवाइड करे कि वो क्वेश्चंस को ना सिर्फ आसानी से समझ लें बल्कि उनके ठीक तरीके से जवाब भी दे सकें। इसी तरह से रिसर्चर के लिए भी आसानी पैदा करे कि वो डेटा को सही तरीके से एनालाइज भी कर सकें और इंटरप्रेट भी कर सकें। फिर ये इन केस आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यूअर के लिए भी आसानी होनी चाहिए कि वो जो आंसर्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सके और इंटरव्यू को टू द पॉइंट रख सके, ब्रीफ रख सके। क्योंकि अगर इंटरव्यू ज़रूरत से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी रिस्पोंडेंट्स की, तो उस इंटरेस्ट को भी कायम रखना। अगर हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन प्रोसेस की बात करें तो इसके 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारी जो टारगेट रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी जिनसे हमने डेटा कलेक्शन करनी है, वो कौन हैं और डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस का कंटेंट जो है उसके बारे में फ़ैसला करेंगे। इसके बाद हमने जो रिस्पोंडेंट्स की इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस है उसको भी ओवरकम करना है। जो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है वो हम डिसाइड करेंगे, क्वेश्चंस की वर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, क्वेश्चंस की तरतीब यानी ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा, क्वेश्चनियर का लेआउट कैसा होगा वो हम देखेंगे। फिर क्वेश्चनियर की जो फिज़िकल फॉर्म है उसके बारे में डिसीजन करेंगे और फाइनली जब क्वेश्चनियर बन जाएगा तो उसको अप्लाई करने से पहले उसकी स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग करेंगे, जिसे पायलट टेस्टिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। इसका पहला स्टेप जो है वो मैंने बताया कि हमने डिसाइड करना है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके बारे में डिसीजन इस तरीके से होगा कि हमें अपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्लियरली और स्पेसिफिकली पता हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब जो सेकेंडरी डेटा है वो ये जानने में हमें हेल्प दे सकता है। जब हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रीवियसली क्या हुआ है किसी फील्ड में, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमें किस तरह की कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। तो अगर आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में देखें तो व्हाट फैक्टर्स हैव बीन स्टडीड, पहले से क्या चीज़ स्टडी हो चुकी है, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन आवर क्वेश्चनर शुड प्रोवाइड, हमें हमारा क्वेश्चनर अब कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके देगा। इसके लिए जो हमारी टारगेट मार्केट है या रिस्पोंडेंट्स है, हम उनसे कुछ फ्रेंडली, फ्रैंकली, स्मॉल टाइम के शॉर्ट जो इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ हैं वो भी कंडक्ट कर सकते हैं, जो हमें मदद देंगे ये जानने के लिए। क्वेश्चनियर डिज़ाइन के स्टेप 2 में हम ना सिर्फ अपनी जो टारगेट मार्केट या रिस्पोंडेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे, बल्कि हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमारा जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो कौन सा होगा। ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है कि डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन किस वक्त हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है ये हमारे रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर बेस करता है। तो सबसे पहले तो टारगेट रिस्पोंडेंट्स जो हैं या पॉपुलेशन जो है उसको जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ के
हम अपनी जो टारगेट मार्केट है या रिस्पोंडेंट्स हैं या पॉपुलेशन है, वहाँ से उसका एक सैंपल ड्रॉ करेंगे। हम सारी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसको अलग करेंगे और उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, और उस डेटा के जो रिजल्ट्स आएंगे उस सैंपल के, उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकेंगे। फिर इसकी एक मिसाल ऐसे है कि हमने मार्केटिंग रिसर्च में एक डेटा कलेक्ट करना है अपने ब्रांड के बारे में, तो हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम वो डेटा हमारे जो करंट यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं, हम उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे या उसमें पोटेंशियल यूज़र्स भी आ सकते हैं। पोटेंशियल यूज़र से मुराद ये है कि वो लोग जो अभी हमारे कस्टमर्स नहीं हैं लेकिन वो इन फ्यूचर हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि सिर्फ करंट जो कस्टमर्स हैं वो आएंगे या फ्यूचर कस्टमर्स भी इन्वॉल्व होंगे, दोनों अलग अलग टारगेट रिस्पोंडेंट्स बनेंगे। फिर जो पॉपुलेशन है हम उसमें से पहले सैम्पलिंग फ्रेम को अलग करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये पॉपुलेशन से छोटा होता है, उस सैम्पलिंग फ्रेम में से हम अपना सैंपल निकालते हैं। ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस है इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है और उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हमने जो हमारे टारगेट रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी एज, एजुकेशन या जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी जहन में रखना होता है, क्योंकि हमारे कई क्वेश्चनेयर डिज़ाइन की चीज़ें इन फैक्टर्स के ऊपर बेस करती हैं। डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं इस पे पहले भी बात हो चुकी है, तो कई मेथड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, सर्वेज़ हैं, या इनके अलावा भी हो सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जितनी सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उतना ही हमें जो पर्सनल कांटेक्ट है डेटा कलेक्शन में वो बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है उसमें पर्सनल कांटेक्ट कम है एज़ कंपेयर टू पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें शायद पर्सनल इंटरव्यूज़ केस में ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा। क्वेश्चनर डिज़ाइन के तीसरे स्टेप में हम डिसाइड करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका कंटेंट किस तरह का होगा। देखें, जो क्वेश्चंस का कंटेंट है ये बड़ा मैटर करता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंटेंट सही नहीं है तो जो आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी सही नहीं होगी, और अगर वो सही नहीं है तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, और जिससे हमारी जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट नहीं हो सकेंगे। तो उसमें चंद पॉइंट्स जहन में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी क्वेश्चन को हमने शामिल नहीं करना जब तक कि वो हमारे जो रिसर्च के हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट करने में मदद ना करे। मतलब कोई ऐसा सवाल जिसका रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से ताल्लुक़ ही नहीं है, तो उस सवाल को हम शामिल नहीं करेंगे, उसे हम रिडंडेंट क्वेश्चंस कहते हैं। बाज़ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने में तो बड़े अच्छे हैं, दे आर नाइस टू नो, लेकिन वो डायरेक्टली हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम निकाल दें। लेकिन फिर भी बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें रिडंडेंट क्वेश्चंस को शामिल करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे जो ओपनिंग क्वेश्चंस हैं वो सिंपल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उनका जवाब देना बहुत आसान होता है, तो वहाँ पे हमें रिडंडेंट क्वेश्चंस यूज़ करने पड़ सकते हैं। जैसे आप किसी रिस्पोंडेंट से ये पूछें कि कैसे हैं आप या मौसम कैसा है, तो ये एक रिडंडेंट क्वेश्चन है जो जिसको पूछना या जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप इसे इंटरव्यू में शुरू में पूछ लेंगे तो ये एक आपके और जो इंटरव्यूई है उसके दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशन या कांटेक्ट बनाने में मदद देगा। इसी तरह बाज़ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्गाइज्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपने पढ़ी थी, उसमें हम इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चंस जो बज़ाहिरन इनका ताल्लुक़ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं है,
लेकिन इनडायरेक्टली वो ज़रूर उसे एड्रेस करते हैं। तो ऐसे सवालों को हम शामिल कर सकते हैं। मैं इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे आप एक फ्रैंक वे में जो रिस्पोंडेंट है उससे पूछते हैं कि भाई आजकल जब आप फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो ज़्यादातर जो डिनर है वो कहाँ करते हैं, किस रेस्टोरेंट में। तो अब आपने सवाल तो बड़े आम से तरीके से पूछा और एक ओपन एंड फ्रैंक क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है कि इस सवाल के पीछे जो रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव है वो ये जानना हो कि जो रिस्पोंडेंट है वो ज़्यादातर किस रेस्टोरेंट में डिनर करना पसंद करते हैं जब वो फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। समटाइम्स रिसर्चर्स एक गलती ये करते हैं कि वो एक ही सवाल में दो सवाल पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम डबल बैरल्ड क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मिसाल आपके सामने है, डू यू लाइक द स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर ट्रैक्टर, या आपने किसी से सवाल पूछा। अब इसमें आप स्पीड के बारे में भी पूछ रहे हैं और रिलायबिलिटी के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो अब अगर रिस्पोंडेंट जो है वो स्पीड से तो सेटिस्फाइड है लेकिन रिलायबिलिटी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका आंसर वो क्या देगा, वो येस में देगा या नो में देगा। अगर वो येस में देगा तो तब भी आंसर गलत है, नो के केस में भी आंसर गलत है। तो ऐसे सवाल जो हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं और हमें इनसे बचना है, इन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो हमारे आंसर्स हैं उनमें गलती पैदा कर सकते हैं। तो और फिर रिस्पोंडेंट के लिए इसमें प्रॉब्लम भी आएगी, डिफ़िकल्टी होगी, और डिफ़िकल्टी की वजह से भी वो इसका गलत जवाब जो है वो दे सकता है। तो इसका एक आसान तरीका है कि आप इन सवालों को अलग अलग से पूछ लें। तो देखें यहाँ पे आपने एक सवाल को दो सवालों में तब्दील कर दिया। डू यू लाइक द स्पीड ऑफ योर ट्रैक्टर एंड डू यू लाइक द रिलायबिलिटी ऑफ योर ट्रैक्टर। अब इन सवालों के जवाब यस या नो में कुछ भी हो सकते हैं। रिस्पोंडेंट के लिए अब बड़ी आसानी भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो जो इसके करेक्ट आंसर्स हैं वो ही आपको प्रोवाइड करेगा, तो इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी।